नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पोषाहार को लेकर आ रही समस्याओं के समाधान की मांग। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी ने व सहायिकाओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 1 महीने से गायब नाबालिगा की बरामदगी की मांग। गांव मक्कासर के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। शौचालय निर्माण योजना में भ्रष्टाचार का आरोप। शिकायत लेकर जिला परिषद कार्यालय पहुंचे भीम आर्मी कार्यकर्ता। टाउन के नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन पार्क में रखी वाचनालय की नींव। 30,78,000 रुपए की आएगी लागत। शनिवार को गायब हुई युवती जंक्शन रेलवे स्टेशन से हुई बरामद। युवती को मृतमान सादुल ब्रांच नहर में तलाश रही थी पुलिस। और अब समाचार विस्तार से। कम पोषाहार मिलने की समस्या को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी व सहायिकाओं ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक बैठक मंगलवार को टाउन स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह महताब सिंह के पार्क में आयोजित की गई। बैठक में टाउन व जंक्शन के आंगनबाड़ी महिला एवं बाल विकास केंद्रों के संचालकों ने भाग लिया। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में आ रही विभिन्न समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि पोषाहार योजना के तहत पहले आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिला कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों का खाना तैयार किया जाता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन वितरण के लिए उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से राशन दिया जा रहा है, जिसमें डीलर्स की मध्यस्थता है। महिला कार्यकर्ताओं ने बताया कि पोषाहार योजना के तहत उन्हें जो राशन मिल रहा है उसे वितरित करने के लिए उनके पास उपकरण तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में लोगों को राशन वितरित करने के बाद वजन में कमी बेशी होने पर लोग ऐतराज करते हैं और आंगनबाड़ी केंद्र संचालकों पर ही आरोप लगाते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला एवं बाल विकास विभाग से राशन की निर्धारित वजन की पैकिंग उपलब्ध करवाने की मांग की है। बैठक में उक्त मांग को लेकर महिला विकास विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देने के लिए कार्यकर्ताएं जंक्शन रवाना हुई, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। जिला कलेक्टर ने शीघ्र ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से बकाया पड़े उनके कोष का भुगतान करने की मांग की। हमारी मांगे पूरी करें, हमारी मांगे पूरी करें, हमारी मांगे पूरी करें, हमारी मांगे पूरी करें। हमारे 25 सामग्री अब हमारे साधन आ रहा है, डीलरों से प्राप्त हो रहा है, वो हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचाया जाए, सही मात्रा में पहुंचाया जाए, सही पैकिंग में पहुंचाया जाए, खुला राशन नहीं पहुंचाया जाए। समस्या यही है हमारी पोषाहार की। तो अब दूसरी बात, हमारा जैसे कोई स्टेशनरी का काम है वो भी हमें नहीं मिल रहा है, कई समस्या आ रही है इसकी। आज हमारी आंगनवाड़ी बहनों की मीटिंग थी, जिसमें हमारा मेन मुद्दा पोषाहार का है। जो पोषाहार में डीलरों से प्राप्त हो रहा है उसमें हमारे क्या है सर, मात्रा बहुत कम आ रही है, जिससे हमें लोगों की सुननी पड़ती है, विभाग की सुननी पड़ती है। वार्ड पार्षद है वो भी आके बोलता है भी आपने कम क्यों दिया है, पर हमारी सर मांगों को सुना नहीं जा रहा है। पोषाहार कम आ रहा है, पोषाहार कम आने की वजह से हमें पोषाहार आगे भी कम वितरण कर पाते हैं। उसकी वजह से महिलाओं में रोष प्रकट होता है, जो हम बार बार सहन नहीं कर पाते सर। और महिलाएं आती है, वो लड़ाई करती है, बदर बोलती है सर। तो इसलिए हम अपने विभाग से और प्रशासन से यही आज इस मीटिंग का मेन मुद्दा यही था कि उनको अवगत करवाएं कि हमें पोषाहार है जो डीलरों से प्राप्त हो रहा है उसकी मात्रा सही रूप से मिले, और जो खुला मिल रहा है वो पैकिंग के रूप में दे। और आंगनबाड़ी केंद्रों पे सीधा डीलर है ना, वो हमारे आंगनबाड़ी सेंटरों पे पहुंचाए, ताकि हम उनको अच्छे से बांट सकें। क्योंकि हमें कोई पैसा उपलब्ध नहीं होता, जो डीलरों से हम उपलब्ध करते हैं ना, जो उठाते हैं, किसी का 500 लगता है, किसी का 600 लगता है, वो भी हम अपने पल्ले से भुगत रहे हैं। सर इस पोषाहार की वजह से मुझे तो हटा भी दिया गया था, इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को गलतफहमियां थी कि कितना कुछ मिलता है और हमें मिलता नहीं है, लोगों तक पहुंचता नहीं है, जबकि लोगों को पता चला कि हाँ इतना ही हमें मिलता है, वो मात्रा हम दे रहे हैं लोगों को। लेकिन हम आज सभी बहनें पोषाहार के बारे में ही इकट्ठे हुए थे। पोषाहार एक तो हमारी मात्रा सही होनी चाहिए, पैकिंग में होनी चाहिए। दूसरी बात, जो हमारा रुका हुआ पैसा है, जल्द से जल्द सरकार हमारा पैसा जमा करवाए। अब भी लाखों रुपए सरकार इन पे दे रही है, तो हमारा तो मात्र थोड़े 5-6 महीने का बिल है जो हमारा भुगतान करवाने का कष्ट करें। तो यही मांग लेके यहाँ आए हैं। और ये पैकिंग है,
सही मात्रा में देनी चाहिए और डीलरों से राशन चुकवा के आंगनबाड़ी केंद्रों तक खुद पहुंचाएं। हाँ जी, हम खुद लेके आते हैं तो हमारा 200 रुपये 400 रुपये टेम्पू ऑटो को करते हैं तो वो 400 रुपये खर्च हो जाता है सर, वो हमें नहीं मिलता। और इस राशन को पैकिंग करने में हमारे हस्बैंड बच्चे भी हमारी मदद करते हैं, तब जाके हमारा ये पोषाहार सप्लाया जाता है। नहीं तो सर हमारा पोषाहार भी सही समय पर नहीं पैकिंग नहीं हो पाती। गांव मक्कासर के ग्रामीणों ने 1 महीने पहले लापता हुई 16 वर्षीय नाबालिगा की बरामदगी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। 16 वर्षीय नाबालिगा की बरामदगी की मांग को लेकर मंगलवार को गांव मक्कासर के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के एक निर्धन परिवार किसान की बेटी पिछले 1 माह से गायब है। नाबालिगा की बरामदगी को लेकर काफी समय से ग्रामीण टाउन थाना के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गाँव के गणेशाराम की 16 वर्षीय बेटी 30 अगस्त को अपने खेत में काम कर रही थी। गणेशाराम भी खेत में मौजूद था। अचानक उसकी बेटी खेत से गायब हो गई। इस संदर्भ में पूर्व में टाउन पुलिस थाना में परिवार दर्ज करवाया गया था, लेकिन अभी तक इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि नाबालिगा को लापता हुए करीब 1 माह बीत चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक नाबालिगा का सुराग तक नहीं लगा पाई। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप उक्त मामले में शीघ्र कार्रवाई कर नाबालिगा की बरामदगी करने की मांग की है। मांग नहीं पूरी होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। कोई बात आए उसकी भी आजकल बच्ची छोटी उम्र में लेकर तो भाई उम्र बच्ची छोटी है तो लेकर भाई दूसरी को ले मैंने कोई बात 1 महीने हो गए 1 महीने में कोई बात को हुई नहीं छोरी को पतो लगो। ये कह दी भाई छोरी बच्ची को ढूंढ कर केस कर दियो तो ही कोई पतो लगो। फिर कोई लुरी नरमा चुगन की बच्ची बाद में खेत में गई। मैंने कोई ध्यान कोई माँ बाप ने कुछ नहीं अगले लेना है हाथ साथ अठा गया में बच्ची को उम्र छोटी है बच्चे की घर में साथ में। आज हम सारे ग्राम मक्कासर के वासी सारे आए हुए हैं एसपी महोदया के पास। हमारे गांव की बेटी है गणेशाराम मेघवाल की, गरीब परिवार की बच्ची है, 16 साल की नाबालिग बच्ची है और वो 1 महीने के करीब पिछले महीने के 30 तारीख को वो घर से निकली थी और ये दूसरा महीना आ गया है। 1 महीने के करीब हो गया उस बच्ची का। अभी तक टाउन थाने में हम लोग चक्कर लगा के परेशान हो रखे हैं। उनके पास अभी तक कोई इतला नहीं है, कोई उनके पास सबूत या कोई ऐसा नहीं है जो बच्ची को ढूंढने में हमारी मदद करे। तो आज हम सारे गाँव वाले, सारे गांव के उसके माता पिता और सारे ग्राम वासी मक्कासर के जितने ग्रामवासी सारे इकट्ठे होकर हम एसपी महोदय के पास आए हैं अपनी समस्या बताने के लिए। भी हमारे गांव की बच्ची है, 1 महीना से ये गायब है, हमारी वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है और ये गरीब परिवार की बच्ची है। तब पुलिस प्रशासन का एक उसका ढूंढने का चलने का तरीका ही एक अलग ही है और यही अगर किसी रसूखदार परिवार की बच्ची होती तो उसकी स्पीड ही अलग होती और तीसरे दिन वो बच्ची को ढूंढ के ले आते। इसलिए हम एसपी महोदय के पास आए हैं कि जल्दी हमारी बच्ची की तलाश करवा के दो। अगर यही रवैया रहा इन पुलिस प्रशासन का तो हो सकता है हमें अपने गांव में, अगर मक्कासर गांव में मेता जाम भी करना पड़े तो आगे की रणनीति हम चक्का जाम भी वहाँ पे मक्कासर गांव में करेंगे। कोहला ग्राम पंचायत में चल रहे कथित भ्रष्टाचार को रोकने की मांग को लेकर भीम आर्मी कार्यकर्ता ज्ञापन देने जिला परिषद कार्यालय पहुंचे। हमारी एकता जिंदाबाद, भ्रष्टाचारियों को दबा करो, जिला परिषद होश में आओ। कोहला ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण को लेकर कथित धांधली करने का आरोप लगाते हुए भीम आर्मी एकता मिशन के सदस्य मंगलवार को जिला परिषद कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं हुआ। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने बताया कि गांव में शौचालय निर्माण को लेकर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है, लेकिन पात्र व्यक्ति को उक्त योजना का लाभ नहीं मिल रहा। भीम आर्मी सदस्यों का आरोप है कि ग्राम पंचायत में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी अपात्र व्यक्तियों को उक्त योजना में चिन्हित कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भीम आर्मी सदस्यों ने उक्त मामले की जाँच कर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और पात्र परिवारों के नाम उक्त योजना में जुड़वाने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है। पंचायत के अंदर लगातार हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने की मांग को लेकर के हम सभी नौजवान साथी ग्रामीणों के साथ सीओ साहब से मिलने आए। सीओ साहब हमें नहीं मिले और पिछले दिनों के अंदर शौचालय के नाम पर गरीब आदमी की जेब पे डाका डालने का काम किया जा रहा है और पैसे लेकर के शौचालय निर्माण करवाए जा रहे हैं। एक एक परिवार को 4-4 शौचालय मिल गए, लेकिन एक जो गरीब परिवार है, जो आम किसान और मजदूर परिवार है, उसको एक भी शौचालय नहीं मिला है। तो इतने बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आज हम जिला परिषद कार्यालय ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आने वाले दिनों के अंदर अगर इस भ्रष्टाचार को रोका नहीं जाता है, उस सेक्रेटरी को
वहाँ से एपीओ नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों के अंदर बड़ा आंदोलन जिला परिषद के समक्ष करेंगे और अब की बार जिला परिषद को घेरने का काम हनुमानगढ़ की भीम आर्मी करेगी। आज जिला परिषद में जो कोल्ला के अंदर है, जो सरपंच और सेक्रेटरी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार का बड़बोला सिस्टम बना रखा है और उसको बार बार अवगत कराने के बावजूद भी जिला परिषद उस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। तो आज हम तमाम साथी मिलके आज जिला परिषद में हम आए हैं कि इस मामले में गहनता से जांच की जाए। जो सक्षम लोग हैं उन लोगों को दिया जा रहा है, जो एक सक्षम लोग हैं उन लोगों को अभी तक अपनी जो मूल सुविधाएं हैं वो मिल नहीं रही है। भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है कि एक के घर में 10-10, 15-15 टॉयलेट बना दिए गए हैं, तो उसके बावजूद 500-500 हज़ार रुपए सीसी के नाम पे लिए जा रहे हैं, जो कि वो कोई प्रावधान नहीं है। सब पता होने के बावजूद भी जिला प्रशासन कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। तो हम ये कह देना चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार और प्रशासन गहरी नींद में सोई हुई है, तो ये भ्रष्टाचार हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आमजन को एक नरेगा में और आम व्यक्ति को जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। हमारी यही विनती है जिला प्रशासन से कि उनकी सरपंच और सेक्रेटरी की जांच की जाए और जांच में जो भी सिस्टम हो, जो भी लिप्त पाया जाए उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। इसे आज ज्ञापन को मुख्य रूप से अगर नहीं लिया जा रहा है तो हम जिला प्रशासन को अवगत कराते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हम आंदोलन करेंगे और तमाम जो जिले के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है उनकी जड़ें उखाड़ने का काम करेंगे। शनिवार को गायब हुई युवती मंगलवार दोपहर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सकुशल बरामद हो गई। इससे पहले पुलिस शक के आधार पर उसे सादुल ब्रांच नहर में तलाश कर रही थी। नहर में गिरने की आशंका को लेकर जिस युवती को जंक्शन पुलिस ढूंढ रही थी वह रेलवे स्टेशन पर सकुशल मिली। युवती के सकुशल मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली है। उल्लेखनीय है कि जयपुर से 3 दिन पहले गायब हुई जिस युवती को जंक्शन पुलिस नहर में खंगाल रही थी वह युवती आज दोपहर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सकुशल मिल गई। इस पर युवती के परिजनों ने राहत की सांस ली है। जंक्शन पुलिस ने बताया कि उक्त युवती 3 दिन पहले जयपुर से गायब हुई थी। जयपुर में वह पेट्रोल पंप पर काम करती थी। इस दौरान जयपुर से सूचना मिलने पर तथा उसके पिता दीपचंद सोनी के परिवार पर पुलिस ने जंक्शन में श्रीगंगानगर मार्ग पर स्थित सादुल ब्रांच में युवती की तलाश की, लेकिन युवती कहीं बरामद नहीं हुई। जंक्शन पुलिस ने बताया कि आज दोपहर सूचना मिली कि उक्त युवती जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बैठी है। इस पर पुलिस ने परिजनों के साथ मौके पर जाकर युवती को बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार उक्त युवती जयपुर से ही शनिवार रात्रि को बस के जरिए हनुमानगढ़ पहुंची थी और उसने नहर किनारे अपना मोबाइल, आधार कार्ड, सामान आदि रख दिया, जिससे उसके नहर में छलांग लगाने का अंदाजा लगाया जा रहा था। ये कार्रवाई 27 तारीख को करीब 12 बजे इतला मिली कि भी ऐसे सादुलबान नहर पे गंगानगर रोड के पास में लेडीज पर्स है जिसमें आधार कार्ड है, स्कूल का परिचय पत्र है और बैंक की पासबुक का सामान पड़ा है। तो इस घटना की तस्दीक के लिए हम वहाँ मौके पे पहुँचे तो वहाँ देखा ये सामान पड़ा था वहाँ, तो वहाँ पे और लेडीज पर से ये सारा देखा, उसमें जो एड्रेस था उस पर संपर्क किया तो उसके मौके पे उसके पिताजी दीपचंद और उसके चाचा का लड़का वहाँ पहुँचे। उन्होंने बताया कि ये तो मेरी लड़की नहीं साहब जो जयपुर पेट्रोल पंप पे सर्विस करती है और वहाँ रहती थी करीब 2 महीने से और वहाँ से ये कल से निकली हुई है। तो इस पर फिर सिविल प्रशासनिक अधिकारियों और हमारे डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी ने बात करके मौके पर वहाँ गोताखोरों को बुलाया और करीब 1 बजे गोताखोर पहुँच गए थे। शाम को 6 बजे तक नहर में काफ़ी तलाश उन्होंने की। तो अगले रोज़ जितने भी हेड जो लगते हैं इस सादुल ब्रांच में, जैसे लोंगा हेड है और है, उन गेजरेटों से संपर्क किया। उनको भी हमने बताया कि भाई इस तरह से कोई 19-20 साल लड़की है और अगर बॉडी ऐसे मिले तो सूचना दें। इनके परिजन भी 2 दिन से तलाश कर रहे थे और अपने अधिकारी जो ड्यूटी पे हैं वो भी लगातार हम संपर्क में थे। आज 2 बजे करीब ये सूचना मिली कि वो लड़की रेलवे स्टेशन जंक्शन पे मिल गई। शिववारी शाम उसको घर ले गए। अब नियमानुसार जो कार्रवाई होगी बच्चे ने गुमशुदगी जयपुर करवा रखी है। नए कृषि अध्यादेशों के मद्देनजर इस बार नरमा फसल की खरीद की जाएगी। फसल की बोली को लेकर अस्थायी कृषि मंडियां बनाई गई हैं।
केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि अध्यादेशों के बाद एमएसपी के दामों में की गई बढ़ोतरी के बाद किसानों की नरमे की फसल उसी आधार पर खरीदी जाएगी। फसल को लेकर धान मंडियों में अस्थायी कृषि मंडियां लगाई जाएंगी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कृषि उपज मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा ने बताया कि जो इकाइयां किसान से सीधा फसल खरीद कर रही हैं, वे अध्यादेशों की शर्तों के अनुसार खरीद प्रक्रिया अमल में ला रही हैं। मंडी यार्ड में किसान की फसल की नियमित रूप से बोली हो रही है। उन्होंने बताया कि नरमा फसल की सरकारी खरीद का पंजीकरण 1 अक्टूबर से आरंभ किया जाएगा। 10 तारीख से फसल खरीद की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नरमा फसल की सरकारी खरीद का पंजीकरण 1 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। 10 तारीख से फसल खरीद की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। वहीं आड़त व्यवसायियों ने बताया कि किसान की नरमा की फसल खरीद इस बार प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से होगी। किसानों की फसलों के ज्यादा से ज्यादा दाम बोली प्रक्रिया में लगाए जाएंगे। फसल गुणवत्ता के आधार पर खरीद की जाएगी। किसानों की फसल खरीद को लेकर मंडी यार्ड में अस्थायी कृषि मंडी की व्यवस्थाएं करवाई गई हैं, जहां किसान की फसल की बोली करवाई जाएगी। मंडी यार्ड से बाहर अध्यादेश के हिसाब से क्या है कि जो भी इकाइयां किसान से डायरेक्ट माल परचेज कर रही हैं वो अध्यादेश के अनुसार कर रही हैं। मंडी यार्ड के अंदर सभी माल है वो उसकी नियमित रूप से बोली हो रही है और बोली में माल बिक रहा है। और अभी जो सरकारी खरीद है नरमे की, उसका रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से शुरू हो जाएगा और यथासंभव सीसीए के अधिकारी 10 तारीख तक कार्य शुरू कर देंगे। में मॉइस्चर ज़्यादा है क्योंकि उनकी कंडीशन है कि 8 से 12 तक मॉइस्चर है, वही माल लेंगे, उससे ज़्यादा का नहीं लेंगे। इससे बाहर यदि डायरेक्ट किसानों से परचेज करते हैं, फैक्ट्री में लेके जाते हैं, तो वो अध्यादेश के अनुसार ले जा सकते हैं। तो लागू है, उसकी कापी राज्य सरकार से मंडी समितियों को आ गई है। किसान है जो माल लेके आएगा उसके अंदर व्यापारी का ये रहेगा कि किसान का माल उनसे दाम के ऊपर मिले, बिके, प्रतिस्पर्धा के अंदर बिके। उसके अंदर कई खरीदार हों, जो भी खरीदार कानून के तहत जिनके पास पैन नंबर और जीएसटी का लाइसेंस है, जो खरीद सकते हैं, बोली दे सकते हैं, वो उसके अंदर शामिल हो और किसान का माल उनसे दर पर बिके और किसान को डायरेक्ट चेक मिले। इस बात की फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं। जब तक आंदोलन के अंदर गवर्नमेंट से कोई वार्तालाप न हो जाए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नई गाइडलाइन न आ जाए, उस टाइम तक किसानों को कोई असुविधा न हो, इस बात का व्यापारीगण पूर्ण रूप से प्रयास करें। किसानों की जो फसल आई है उसके लिए अस्थायी व्यवस्था ये की है कि 2-3 दिनों के अंदर या 1-2 दिनों के अंदर एक किसान मंडी के लिए स्थान चिन्हित किया जाएगा, जहां पर किसान आकर अपनी फसल जो है वो विक्रय कर सकेंगे और उसके अंदर बोली लगाने वाले या माल खरीदने वाले, कह दीजिए आप, माल खरीदने वाले कई व्यापारी, कई लाइसेंस होल्डर होंगे। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए
तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। प्रोफेसर छतरसाल सिंह राघव की सेवानिवृत्ति पर मंगलवार को एनएमपीजी कॉलेज में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य छतरसाल सिंह राघव की सेवानिवृत्ति पर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य सहित पूर्व छात्र संघ पदाधिकारी व कॉलेज स्टाफ मौजूद रहा। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने छतरसाल सिंह राघव के कार्यकाल को सराहनीय बताते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। कॉलेज के छात्र रह चुके वक्ताओं ने कहा कि आचार्य छतरसाल सिंह हमेशा कॉलेज हित के कार्य में प्रयासरत रहे। उन्होंने हमेशा विद्यार्थियों को अभिभावकों और अच्छे मित्र की तरह समझा और हर समस्या में उनके साथ डटे रहे। इस मौके पर बोलते हुए आरडी सिंह ने कहा कि छतरसाल सिंह राघव न केवल एक अच्छे अर्थशास्त्र के व्याख्याता हैं, बल्कि कॉलेज में खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को उभारने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खेलकूद के क्षेत्र में उनकी अविस्मरणीय भूमिका रही है। उन्होंने हमेशा खिलाड़ियों को अपने बच्चों की तरह मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में कॉलेज स्टाफ ने छतरसाल सिंह राघव को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आपका जो कार्यकाल इस कॉलेज में रहा वो बहुत ही अच्छा कार्यकाल था। बिना किसी भेदभाव, बिना किसी विवाद, एक अच्छे टीचर के अलावा इन्होंने इस कॉलेज को बहुत कुछ किया है। मैं जब 1985 में इस कॉलेज में आया तो मैंने मेरे पड़ोसी होने के कारण एक दिमाग में शंका थी कि कॉलेज में जा रहे हैं, कैसे होगा, किस तरह पढ़ाई होती है। इस तरह से दिमाग थोड़ा सा अलग लग रहा था। मैंने सर्वप्रथम गुरुजी से निवेदन किया, सर मेरा कॉलेज में एनरोल हो गया है तो मेरे को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आप मेरे एक तरह से संरक्षक हैं। ऊपर होता तो ज्यादा बेटर होता, लेकिन रेस्ट एश्योर मैं सभी विद्यार्थियों से अभी आमंत्रण दूंगा कि ये मिनी प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम खाने के साथ शहर में किसी न किसी बड़े जगह आप आहूत करेंगे। उस समय आप जमकर बोलना जितना बोल सकते हो, तैयारी अभी से शुरू कर दो। लेकिन कोविड हटने के बाद, जैसे ही कोविड हट जाए, सामान्य अवस्था आ जाएगी, अपने कोई बढ़िया आयोजन रखेंगे। ही महाविद्यालय आगे बढ़ा है। निश्चित रूप से कोई एक छोटा सा पौधे के रूप में स्थापित हुआ, जीवन राम जी ने इसको लगाया, एक धर्मशाला में चला और इस वटवृक्ष के रूप में जो आज स्थापित हुआ है। तो आप सबके प्रयास और चरणबद्ध रूप से प्रयास रहे होंगे, ये तय है। कोई भी संस्था एकदम से इस स्थिति में नहीं आती, लेकिन बच्चों में आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, ये आपका महाविद्यालय किसी महाविद्यालय से साल 2 साल में कमजोर रहने वाला नहीं, ये पक्का है। राजस्थान के ख्यातनाम महाविद्यालयों में इसकी गिनती होगी। इसका जल्दी ही जो छोटे मोटे काम है वो करवा दिए जाएंगे, यदि ईश्वर ने चाहा तो। आज हमारे परम आदरणीय सर उनका राघव जी का सेवानिवृत्ति का जो कार्यक्रम है, मैं उनका छात्र रहा हूँ। 2007 से मुझे उनका मार्गदर्शन मिला है और हमेशा ही एक मतलब उनका जो व्यवहार और जो बच्चों के प्रति व्यवहार उनका इस तरीके से रहा है भी वो एक टीचर ना बनकर उन्होंने उनको अपना भी गार्जियन बना के उनको पढ़ाया है। और इस कॉलेज के लिए भी उन्होंने चाहे पार्क का निर्माण हो या कोई और हो या जो भी मसले हो, हमेशा उन्होंने बैठ के सुलझाया और कभी विवादों में नहीं रहे। उनके साथ हमारी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं और हम उनको इस मौके पर सारे छात्रों की तरफ से मैं भी उनको बधाई देता हूँ। आज राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में यहाँ की व्याख्याता छतरसाल जी का सेवानिवृत्त होने पर एक छोटा कार्यक्रम था। गुरुजी का जो कॉलेज के प्रति, जो विद्यार्थी के प्रति और कॉलेज के विकास के प्रति जिस तरीके से उनका काम था, वो सदैव
हमारे दिल में रहेगा। हम गुरुजी से ये भी आस करते हैं कि आप कागजों के अंदर रिटायर हुए हो, सेवानिवृत्त हुए हो, इस महाविद्यालय से नहीं, आप हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों को और हमारी इस कॉलेज के विकास को आप निरंतर इसी तरह आप साथ रहोगे। उनके जो कॉलेज के प्रति जो काम थे और विद्यार्थी को और गुरुजी के प्रति जो मान और सम्मान की जिस तरीके से उनकी भाषा शैली थी, उनके काम थे, एक गुरुजी के अलावा एक अभिभावक की तरह भी आम विद्यार्थी के साथ उनके संबंध थे। आज इस महाविद्यालय के जो प्रोग्रेसिव हुई है 37 साल के कार्यकाल में गुरुजी ने इस कॉलेज की विकास की दौड़ को बहुत आगे बढ़ाया है, बहुत सारे विद्यार्थियों को अफसर बनाया है, IAS अफसर, RS अफसर, इस कॉलेज से पटवारी, खेल जगत में हर एक आगे गए हैं। इसलिए गुरुजी की यादें हम तो चाहते हैं गुरुजी की इसी तरह पूरे जीवन के अंदर गुरुजी खुश रहे, स्वस्थ रहे। नगर परिषद ने पूर्व में कॉलेज के अधीन चल रही 2.5 बीघा भूमि के कागजात कॉलेज प्रशासन को सौंप दिए। प्राचार्य ने बताया कि उक्त भूमि पर पार्किंग तथा कैंटीन का निर्माण करवाया जाएगा। नगर परिषद की भूमि पर लंबे समय से काबिज नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज को करीब 2.5 बीघा भूमि के कागजात जारी कर दिए गए। यह भूमि नगर परिषद ने कॉलेज प्रशासन को निःशुल्क आवंटित की है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र भामू ने बताया कि कॉलेज परिसर में पार्किंग और कैंटीन की जगह सही मायने में नगर परिषद के अधीन थी, जो अब औपचारिकता पूरी करते हुए नगर परिषद ने महाविद्यालय के अधिकृत कर दी है। नगर परिषद की विशेष बैठक में उक्त भूमि को लेकर विचार विमर्श किया गया तथा भूमि को कॉलेज को आवंटित करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि कॉलेज परिसर में उक्त जगह पर पार्किंग के लिए पार्किंग तथा कैंटीन का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा परिसर में जिम के लिए भी स्थान को चिन्हित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पहले कॉलेज परिसर के पास उस भूमि के अधिकृत दस्तावेज नहीं थे, जिस कमी को अब पूरा कर दिया गया। नगर परिषद को भूमि आवंटित करने पर महाविद्यालय प्रशासन ने आभार व्यक्त किया है। कल नगर परिषद की महत्वपूर्ण जो बैठक हुई, उस बैठक में सभापति महोदय तथा पार्षदों ने महाविद्यालय के लिए एक जन कल्याणकारी कदम उठाया है, जिसके लिए मैं सभापति महोदय का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने महाविद्यालय को जो ये उस गेट से लेकर के इस गेट तक जो लगभग 2.25 बीघे ज़मीन है, जिसमें हमारा पार्किंग स्थल है, कैंटीन जो नई हम बना रहे हैं वो है, और एक दो छोटे मोटे कमरे और भी हैं। ये उन्होंने ये जगह जो थी नगर परिषद की थी, वो निःशुल्क भूमि महाविद्यालय को आवंटित कर दी है। उसका सभापति महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद तथा सभी नगर परिषद के सदस्यों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो ये जो है ना, एक वास्तव में ये पता नहीं किस तरह से ये रही हुई है। 50 बीघा भूमि जो थी, इस सड़क से यदि आप दिखा सकें, इस सड़क से उस तरफ जो भूमि है वो महाविद्यालय की नहीं, राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय के नाम से इस सड़क से इस तरफ जो है वो जगह है, उस तरफ जितना भी कोई काम था, जैसे एडम ब्लॉक बनाना है कल को, ये कैंटीन, छात्रावास, ये जो कैंटीन का है, ये रास्ता है छात्रावास का, तो वो सारा ही उसमें नहीं था। इसी रास्ते के ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल बन गया है, लाइब्रेरी है, तो ये महत्वपूर्ण रास्ता है। इस रास्ते का आवंटन पर महाविद्यालय को निश्चित रूप से भविष्य में बहुत फायदा है। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन पार्क में सार्वजनिक वाचनालय भवन के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। निर्माण कार्य में करीब 30,78,000 रुपए की लागत आएगी। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन पार्क में मंगलवार को वाचनालय भवन की नींव रखी गई। टाउन में पुस्तकालय नहीं होने की वजह से नगर परिषद की विशेष बैठक में वाचनालय के लिए प्रस्ताव रखा गया था। इसके बाद आज वाचनालय के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विधिवत पूजा अर्चना कर भवन की नींव रखी गई। नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता विनोद पचार ने बताया कि चिल्ड्रन पार्क में सार्वजनिक वाचनालय बनाया जा रहा है। शहर में पहले कोई भी वाचनालय भवन नहीं था। आमजन की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए 40 बाई 60 फीट का वाचनालय भवन तैयार किया गया है। इस पर करीब 30,78,000 रुपए की लागत आएगी। पूर्व में यहाँ चिल्ड्रन पार्क की एक इमारत थी जो काफी पुरानी होने की वजह से जर्जर हालत में आ गई थी। उक्त निर्माण कार्य को करीब 3 माह में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर नगर परिषद द्वारा गठित टीम समय समय पर निर्माण स्थल पर पहुंचकर काम की मॉनिटरिंग करती रहेगी। ये नगर परिषद द्वारा वाचनालय बनाया जा रहा है, ठीक है। इसमें हॉल बनेगा अपना 40 बाई 60 फीट का, ठीक है, लगभग 15 फीट ऊंचा है। उसी हॉल के अंदर 2 रूम और अटैच लैट बाथ है और इसकी कुल लागत 30,78,000 रुपये है। तो इसका निर्माण नगर परिषद द्वारा करवाया जा रहा है। हाँ, निर्माण के लिए इसका हमने डिज़ाइन करवाया, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवाया, जिसमें ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर है
कॉलम और बीम इसमें ठीक है। तो एज पर डिज़ाइन है, जो गुणवत्ता की जो भी सभी मानक हैं वो उसको ध्यान रखते हुए निर्माण करवाया जाएगा। उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है हमारे द्वारा और एन साहब द्वारा, एक्शन साहब द्वारा टाइम टू टाइम चेक कर रहे हैं इसको। अभी तो PCC कार्य ही प्रगति पर है, अभी तो इसका उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। आज इसका लागत 30,78,000 रुपये इसकी लागत है। आज हनुमानगढ़ नगर परिषद के सभापति द्वारा हमारे हनुमानगढ़ टाउन में नेहरू बाल उद्यान पार्क के अंदर आज यहाँ वाचनालय की नींव का उद्घाटन किया है और नींव रखी है। यहाँ हनुमानगढ़ शहर के अंदर कोई पुस्तकालय नहीं था। ये जो पुस्तकालय बिल्डिंग जो पूर्व में थी, जो जर्जर अवस्था में थी, जो गिर गई थी, जिसको नगर परिषद के सभापति और हनुमानगढ़ के लोकप्रिय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी के द्वारा पर्सनल इंटरेस्ट लेके इसका अतिशीघ्र टेंडर करा के कि हमारे हनुमानगढ़ के जो बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ आके अखबारों को पढ़ के या तरह की मैगजीन और बुकें पढ़ के अपना टाइम पास करें और हर रोज़ जो समाचार पत्रों में समाचार छपते हैं उनकी सूचनाएं आमजन तक पहुंचे। इस बात को लेकर हमारे नगर परिषद के सभापति के द्वारा और मेरे द्वारा मांग रखने पर यहाँ तुरंत प्रभाव से आज ये इसका निर्माण के लिए नींव रखी है और ये बिल्डिंग करीबन 38,78,000 रुपये लगकर तैयार होगी और शहर को एक नया आयाम मिलेगा और शहर में विकास गति की ओर बढ़ रहा है। यातायात पुलिस ने जंक्शन में नाकाबंदी कर नियमों की अवहेलना करने वाले और बिना मास्क घूमने वाले लोगों के चालान काटे। यातायात पुलिस ने मंगलवार को जंक्शन में करणी पेट्रोल पंप के नजदीक नाकाबंदी कर नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। पुलिस ने इस दौरान वाहन चालकों से बिना हेलमेट दुपहिया वाहन नहीं चलाने के लिए समझाइश भी की। इसके साथ साथ महामारी अध्यादेश अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काट जुर्माना राशि वसूल की। पुलिस ने बताया कि आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा कोरोना वायरस के दृष्टिगत आमजन को संक्रमण से बचाव के लिए और इसकी गंभीरता के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। आज यातायात पुलिस की तरफ से जो यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे थे और कोविड-19 के तहत जो मास्क नहीं लगा रखे थे जिन्होंने, उनके चालान किए गए हैं। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार ये कार्रवाई चल रही है। पूर्व में भी बताया गया था कि आप लोग जब भी मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो हेलमेट लगाएं, ये आपकी सुरक्षा का कवच है, इसे वजन नहीं समझे। आज यहाँ 30 से 35 चालान किए गए हैं MBA के तहत जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था और उसके अलावा जिन्होंने मास्क नहीं पहने थे 20 से 25 चालान वे विदाउट मास्क के किए गए हैं। और बार बार यही कहा जा रहा है प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा, अन्य विभाग द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कि आप लोग मास्क लगाएं और जो दुपहिया वाहन चालक है हेलमेट लगा कर चले, जो दुपहिया वाहन चालक है सीट बेल्ट लगाकर चले, शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं ताकि आपका और आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।